नाज़रीन कराम, शो में खुशामदीद। फिर से मैं उस शेर से इब्तिदा करूँगा कि समा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और बड़ी अजीब व गरीब अहद में हम रह रहे हैं, और तारीख दान जब इसको लिखेगा तो बड़ा स्याह दौर लिखेगा, बड़ा अफरा तफरी का दौर लिखेगा, बड़ा खौफ व हिरास का दौर लिखेगा। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे आगे आने वाले जो वक्त है उसके अंदर। आज का शो पे मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि ये शो आप पूरा देखें, क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद होंगी हैं वो बड़े अहम आदमी हैं और इन्फेक्शस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अमेरिका के अंदर बहुत आला ओहदे पे फाइज हैं वो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी आप मुंसलिक रहे। इस वक्त जो है आप येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में इन्फेक्शस डिजीज़ के आप डायरेक्टर हैं और प्रोफेसर हैं, और एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हैं आप। तो डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा, आप जो है पाकिस्तानी नसाद हैं। हम आज बात करेंगे डॉक्टर साद उमर से वक्फे के बाद। अच्छा, डॉक्टर साद उमर से जो हम चीज़ें पूछेंगे वो बड़ी अहम है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप शो पूरा देखिएगा। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर साद उमर इन्वॉल्व रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। वो इसका जो क्योर है कोरोना और ये जो वबाई अमराज जो फैलते हैं, इसके क्योर में भी उससे भी आपका ताल्लुक है। तो वो उनसे हम पूछेंगे कि भाई ये वैक्सीनेशन कब आ रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में वापस जाएं, क्योंकि माशी इसका जो हशर हो रहा है, माशी हशर, और जो बुरा हाल अभी आगे होने जा रहा है, जो कि डेली वेजेस के जो वर्कर्स हैं उनकी जो ज़िंदगियों पे मुश्किलात आ रही हैं, हुकूमतों के ऊपर भी जो है बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जब भी वापस जा सकते हैं कि जब इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो और वो वैक्सीनेशन आधी से ज़्यादा दुनिया को लग जाए। तो इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। और जो बहुत सारी जो बातें आ रही हैं कि भाई ये एक स्टडी ये कह रही है, एक स्टडी ये कह रही है कि जी आप ऐसे जो है इसका हल कर लें, कोई कह रहा है आपका हल ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहा है जी नहीं, कोई लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं, खोल दें, सबको हो जाने दें और फिर लोग इम्यून हो जाएंगे। तो ये सारी बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन कब आ रही है, और चूंकि डॉक्टर साद उमर इसमें इन्वॉल्व रहे हैं तो उनसे जो है इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वैक्सीनेशन कितनी जल्दी आ रही है, टेस्टिंग फेज में वो कहाँ पर है, अमेरिका में किस किस फेजेस में है, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो वैक्सीनेशन बना रही हैं और वो कितनी दूर हैं वैक्सीनेशन से। तो इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इस वक्त जो कोरोना की हालत अमेरिका के अंदर है वो कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 5 लाख से ज़ायद लोग अब कोरोना उनको हो चुका है अमेरिका में। उसमें कैलिफोर्निया अभी भी सब में आगे है, यानी कि उस 5 लाख में से 2.5 से 3 लाख के करीब जो लोग हैं वो सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं। न्यूयॉर्क का, जैसे मैंने पिछले शो में बताया था कि न्यूयॉर्क एक मेगा सिटी है और कंडेंस इलाका है, यानी कि छोटे से रकबे पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं न्यूयॉर्क में। और वहाँ पर अक्सर लोगों के पास गाड़ियाँ भी नहीं होती, तो वो बसेस से ट्रैवल करते हैं और जो सबवे सिस्टम है उससे ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ सब में ज़्यादा ये फैला है। तो सब में आगे इस वक्त न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क के अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है। जो वीडियोज़ आ रही हैं वहाँ पर वो दिल दहला देने वाली हैं। लोगों के पास जो डॉक्टर्स हैं उनके पास मास्क नहीं है, उनके पास जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है। तो बहुत अजीब व गरीब सिलसिला है और बहुत दहला देने वाला सिलसिला। उसके बाद जो नंबर आता है न्यूयॉर्क के बाद वो न्यू जर्सी है, जो कि न्यूयॉर्क से साथ लगा हुआ। उसके बाद जो है फिर मिशिगन, और उसके बाद फिर पेंसिल्वेनिया, और उसके बाद कैलिफोर्निया आता है जहां मैं बैठा हूँ इस वक्त कैलिफोर्निया के इलाके सिलिकॉन वैली में। और फिर मैं, जैसे मैंने पहले शो में कहा था, कैलिफोर्निया वो पहली रियासत थी जहां पर कोरोना का मरीज डिस्कवर हुआ था। सब में ज़्यादा पहले जो केसेस थे सब में ज़्यादा कैलिफोर्निया में थे, और जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ पर थे। लेकिन अब ये जो रियासत है नंबर के हवाले से, कोरोना के जो इन्फेक्टेड मरीज हैं उनके नंबर के हवाले से बहुत पीछे चली गई है। ये तकरीबन अब 6-7वें नंबर पर आ गई है। और इसका जो क्रेडिट है बहुत सारे लोग यहाँ के जो गवर्नर हैं गेविन न्यूसन साहब को दे रहे हैं। गेविन न्यूसन साहब वो थे जिन्होंने सब में पहले कोरोना के हवाले से इक़दाम किए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब ने एक लीडरशिप शो की, इसी तरह से यहाँ पर गेविन न्यूसन साहब ने एक लीडरशिप शो की, और यहाँ की जो लॉकडाउन है उसका आगाज़ बहुत शुरू में कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनकी तादाद उस तरह से नहीं फैली जिस तरह से बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर फैली है। तो ये एक अच्छी बात है जो गेविन न्यूसन साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है। अच्छा, जो एक अहम डेवलपमेंट है कोरोना से हट के जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अहम है, जिसका बताना ज़रूरी है नाजरीन को कि बर्नी सैंडर्स साहब जो सदारती उम्मीदवार थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो अब जो सदारती उम्मीदवार होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से ट्रंप साहब के मद्दे मुकाबिल, वो होंगे जो बाइडन साहब, जो पहले ओबामा साहब के दौर में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा, बर्नी सैंडर्स साहब के बारे में ये कहा जाता है कि पिछला जो इलेक्शन था उसमें अगर हिलरी क्लिंटन की बजाय बर्नी सैंडर्स साहब को नॉमिनेट किया जाता डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, तो ट्रंप साहब, सदर ट्रंप कभी इलेक्शन ना जीतते। इस दफा भी यही कहा जा रहा था कि अगर बर्नी सैंडर्स साहब
को डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्ट करती तो फिर वो सदर ट्रम्प साहब को ठीक ठाक किस्म की फाइट देते और जो है इलेक्शन जीत जाते। तो अच्छा, बर्नी सैंडर्स साहब कौन है, जरा इनके हवाले से जरा बात कर लें। ये यहाँ का जो एक अल्ट्रा लिबरल और अल्ट्रा और कह लें सोशलिस्ट तबका है, ये कुछ उस तरह के ख्यालात रखते हैं। ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में बड़े क्लियर थे। फ़लस्तीनियों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके हवाले से ये खुल के बात करते थे और फ़लस्तीनियों की मजलूमियत को यहाँ पर हाईलाइट करते थे। और साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस वक्त कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन किया और वहाँ पर जो जुल्म व बर्बरियत हुई, उस हवाले से भी बर्नी सैंडर्स साहब ने खुल के मोदी सरकार की मजम्मत की थी। इनको बताया था दुनिया को कि कश्मीरी कितने मजलूम है, कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उस हवाले से इन्होंने बहुत कैंपेन की थी बर्नी सैंडर्स साहब ने। अच्छा, साथ में ये बताना भी ज़रूरी है कि बर्नी सैंडर्स साहब के जो कैंपेन मैनेजर थे वो पाकिस्तानी अमेरिकन थे, एक मुसलमान थे, जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई कि भाई आपने एक मुसलमान एक पाकिस्तानी अमेरिकन को रखा हुआ है। और ट्रम्प साहब तो यहाँ पर सफ़ेद नसाब लोगों के हवाले से बात करते हैं। और तो इस माहौल के अंदर, इस माहौल में एक पाकिस्तानी अमेरिकन को और साथ में एक मुसलमान को अपना कैंपेन मैनेजर रखना इस वक्त क्या आपकी सियासी गलती नहीं है? तो उसको उन्होंने डिफेंड किया। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सियासी गलती नहीं है, मैं इसी तरह का अमेरिका देखना चाहता हूँ कि हर तबके का आदमी, हर रंगो नस्ल, हर मजहब का आदमी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो उससे भी उन्होंने बैकआउट नहीं किया। तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। लेकिन पाकिस्तान में एक असला इस्तेमाल की जाती है कि शरीफ आदमी का सियासत में गुजारा नहीं है। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि ये बड़े आइडियलिस्टिक किस्म के आदमी, अगर ये आ गए तो ये बहुत ज़्यादा डिसरप्शन करेंगे। एक इसराइल की जो एक लॉबी है वो भी उनके हक में नहीं थी, इंडिया की लॉबी भी उनके हक में नहीं थी। मुसलमानों के हवाले से वो बहुत बातें करते थे, मुसलमान मसाजिद में भी जाते थे और मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं उसको भी वो हाईलाइट करते थे। तो ये कोई अच्छी तब्दीली नहीं है मैं समझता हूँ। लेकिन जो बाइडन साहब, अगर ट्रम्प साहब से उनका मुकाबला किया जाए तो फिर भी, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रियात हैं, उससे वो अवॉइड करते हैं, जिसमें फिर यानी कि जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो ख्यालात हैं उससे वो काफ़ी बेहतर ख्यालात हैं जो बाइडन साहब के। तो ये तब्दीली अच्छी नहीं थी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जाके बात करेंगे कि अब जो सियासी तब्दीली आएगी, ट्रम्प साहब इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आके डॉक्टर साद उमर से कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। आज जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत हैं और फिर गुजारिश करूंगा आपसे कि शो आप आखिर तक देखें। और जिन लोगों ने मुझे सवालात फेसबुक पे भेजे हैं वो भी मैं रेस करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद उमर। ही इज़ ए डायरेक्टर एट येल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ और आपकी जो स्पेशलिटी है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो इनसे बेहतर इस वक्त जो है इस हवाले से ओपिनियन जो है, इनकी बड़ी एक हैवी ओपिनियन है, ये इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आप पहले भी शो में आए थे, एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। बड़े लोगों ने शो भी देखा था पिछले और बड़े सारे सवाल भी भेजे थे। तो सब में जो अहम सवाल है उसकी तरफ चलते हैं कि सर इसका क्योर प्लस वैक्सीनेशन, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है उससे अब जो लोगों को एक डिप्रेशन का भी सिलसिला शुरू हो गया है और लोग अब माशी हालत बुरी है, ग्लोबली माशी हालत लोगों की बुरी हो रही है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को आइडिया दें कि कहाँ हैं हम वैक्सीनेशन और क्योर के हवाले से। तो दो चीजें हैं, तो एक तो ट्रीटमेंट है और एक है वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन की पहली बात यह है कि अब से 15 से 18 महीने दूर हैं हम, या कम से कम आपको 20-21 की बात कर रहे हैं, तो 2021 की बात कर रहे हैं हम। स्प्रिंग या समर जो है की बात कर रहे हैं जब वैक्सीन का शुरू की डोजेस अवेलेबल होंगी। और उसके बाद फिर टाइम लगेगा कि वो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रुप है, जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, जिनको आपको लगाना है वैक्सीन, तो वहां से शुरू करेंगे। तो ये तो इतनी दूर है। वैक्सीन जो हैं काफी ज्यादा कैंडिडेट हैं जो आ गए हैं सामने, मुख्तलिफ बायोटेक कंपनीज से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से। लेकिन अब उनकी ट्रायल्स हो रही हैं इंसानों में। तो 4 की ट्रायल्स शुरू हो गई हैं उनमें से इंसानों में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो डेटा आता रहेगा कि ये सेफ हैं या पुरअसर है, तो उसके बाद फिर ये उसकी रिकमेंडेशन होती है। फिर उसके बाद आप वो सप्लाई करना शुरू करते हैं। तो वैक्सीन का तो ये हाल है। दूसरी बात ये ट्रीटमेंट की जो बात है, तो क्योर एक चीज होता है, एक होता है ट्रीटमेंट। सो क्योर एक टाइप की ट्रीटमेंट होती है। क्योर का यह है कि आपका इलाज हो जाए। ट्रीटमेंट होता है कि जो उसके जो असरात हैं उसको आप कम कर दें। तो दोनों उस पर काम हो रहा है। कुछ मुख्तलिफ टाइप की
दवाइयों पे काम हो रहा है, और उसका फायदा कुछ ये है कि कुछ जो एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, जो अभी ऑलरेडी लाइसेंस्ड हैं, उनका जो है असर इस पे देखा जा रहा है, तो उसका ये फायदा होगा कि फिर उसको लाइसेंस कराने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेकिन उनकी जो ट्रायल्स हो रही हैं, इसका जो, लेकिन एक चीज को एम्फसाइज करना जरूरी है कि हर थोड़े दिन अखबारात में कोई चीज आ जाती है कि जी ये सिल्वर बुलेट आ गई, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो सारी चीजें हैं, इनको ट्रायल में, यानी कि उसको आप लगा के देखते हैं कि ट्रीटमेंट के अंदर, कि कुछ लोगों को आप देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते, फिर उसका असर देखते हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो है सिर्फ ये कंजेक्चर है। एंड उसके साथ ही हमें पता चलेगा कि ये पुरअसर है, महफूज है इस दवाई का, और इसी तरह वैक्सीन का भी। सो डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि ये तो आप कह रहे हैं 18 महीने लगेंगे वैक्सीन आने में, अगर मैं सही समझाऊं तो तकरीबन 15 से 18 महीने। सो आप मार्च से लेकर जुलाई तक 2021 का, सो जब से स्टार्ट हुआ है, सो जनवरी से काउंट करना शुरू करते हैं, जब पहली वैक्सीन डेवलप हुई थी, तो उसके बाद पीरियड, सो अब 3-4 महीने उसके बाद भी गुजर गए हैं, तो ये पीरियड जो है हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब, और फिर जो दवा जो आप कह रहे हैं कि इसका जो क्योर है, वो उसके हवाले से कितना वक्त है? वो उसका पता नहीं कि उसका, क्योंकि उसमें टाइमलाइन जो है, बहुत सारी दवाइयां हो रही हैं, और जो कैंडिडेट जो हैं इवैल्यूएट हो रहे हैं। एक अभी ट्रायल खत्म हुई है काफी बड़ी, एक पहले चाइना से ट्रायल आई थी, वो कामयाब नहीं हुई। उन्होंने HIV एड्स की एक ड्रग को इस्तेमाल करने की कोशिश किया था, एक कॉम्बिनेशन ड्रग है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन वो उसमें नाकामी हुई, उसका फायदा नजर नहीं आया। तो इसी तरह चल रही हैं, उसके रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके अंदर भी आपको, अगर कम से कम आपको हुआ, तो कुछ महीने की बात है कि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी ड्रग्स काम कर रही हैं, कौन सी ड्रग्स काम नहीं कर रही। तो जिस तरह पाकिस्तान में भी आजकल प्लाज्मा का काफी चल रहा है, कि उन लोगों का, कि जिनको ये बीमारी हो जाती है, जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उनसे फिर आप प्लाज्मा लें, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी होती है, और उनको लगाएं। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टडी, लेकिन वेल कंडक्टेड स्टडी सामने आई है, उसमें कुछ उम्मीद नजर आती है। तो अगर वो चीज आगे पैन आउट होती है, इन सेंस कि उसको आप रेप्लिकेट करते हैं थोड़े ज्यादा नंबर के लोगों में, तो उसका भी चांस है। तो ये काफी चीजें चल रही हैं, और उसमें कुछ उम्मीद भी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मॉडरेट रखें, क्योंकि ठीक है इस तरह की चीजें। जी। डॉक्टर साहब, वो अब आपने क्योंकि जिक्र कर दिया, तो एक जो फेसबुक पे सवाल आया था आपसे पूछने के लिए, वो ये था कि जी आप डॉक्टर साहब से ये पूछें कि ये जो पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी, जो कि एक ओल्ड मेथड है, उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया जा रहा? और अब तो मरीज इतने सारे हैं, तो हम ये इजीली करके इसको दवा हासिल कर सकते हैं इससे। जी जी, कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन उसको इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। तो वो इवैल्यूएट हो रहा है। अच्छा। उसका इनिशियल रिजल्ट अच्छे सामने आए हैं। फिर एक तो पहली बात ये, उसकी इवैल्यूएशन जरूरी होती है, कि आपने एक छोटी सी ट्रायल में करके देखा कि किस किस टाइप के मरीजों को, ये कुछ मरीजों में को उसको फायदा हुआ। फिर आप देखते हैं कि आप किस स्टेज की बीमारी में आप देते हैं, क्योंकि उसके थ्योरेटिकली, क्योंकि एंटीबॉडीज, ये इसमें एक जो आपको बीमारी होती है, एक तो पहले इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो इन्फेक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको असर करता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है 10 से 14 दिन के दरमियान के, वो आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है, वो थोड़ा सा गलत तरीके डायरेक्शन में चला जाता है। उससे आपको ज्यादातर उसके जो असर होता है, जो जिससे लोगों को सिवियर बीमारी होती है, उसमें अपने इम्यून सिस्टम का हाथ होता है। तो अगर आप इम्यून सिस्टम की ही एक चीज दे रहे हैं, तो आपको बड़े एहतियात की जरूरत होती है। तो आप किस स्टेज में दें, अगर आप ज्यादा लेट दें, तो उसके अंदर थियोरेटिकल चांस ये है कि आप बीमारी को ज्यादा नुकसानदेह भी बना सकते हैं। अभी अच्छा। इसीलिए थोड़ा आहिस्ता चलना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता से मुराद ये नहीं है कि महीनों या सालों में, बट इसको इसी तरह इवैल्यूएट सिस्टमैटिकली करना होता है। तो वो सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट हो रहा है। ये एक लेजिटिमेट ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन को क्लिनिकल ट्रायल्स में असेस किया जा रहा है। अच्छा, तो जब डॉक्टर साहब जब मैं ये समझा। जी जी, सामने आएगा, ठीक है, डॉक्टर साहब कंटिन्यू प्लीज। या जब ये डेटा सामने आएगा, तो फिर उसको सेफली स्केल अप करने का फेज आएगा, तो फिर उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये इसमें है गैप अभी।
अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जो ज़रा नाज़रीन को क्लैरिटी के लिए कि यानी कि बहुत सारे ऑप्शन दवा के हवाले से, क्योर के हवाले से एक्सप्लोर हो रहे हैं, जिसमें जो अभी हमने जो बताया ये भी एक्सप्लोर हो रहा है, लेकिन क्योर आप कह रहे हैं कि वो चंद महीनों में या एनी टाइम शायद आ सकता है, और जो वैक्सीनेशन है उसमें हम तकरीबन 15 से 18 महीने के करीब हम दूर हैं। देखो, ट्रीटमेंट एक चीज होती है, क्योर एक चीज होती है। क्योर होता है मुकम्मल इलाज, और ट्रीटमेंट होती है कि आप उसके असरात कम कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट आने के ज्यादा चांस हैं क्योर के मुकाबले में, और वो जो उसके इम्कानात हैं वो भी अनसर्टनिटी है, लेकिन उसका जो टाइम होराइजन है वो वैक्सीन से थोड़ा ज्यादा जल्दी हो सकता है। अभी तक जो आसार सामने आ रहे हैं, कितना ये 2 हफ्ते में है या 4 महीने में है, ये कहना मुश्किल है, या 8 महीने में, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं ये चीजें, जब आप ट्रायल्स में डालते हैं ये चीजें, तो कुछ ट्रायल्स सक्सेसफुल होती हैं, कुछ अनसक्सेसफुल होती हैं, कुछ कामयाब होती हैं, कुछ नहीं कामयाब होती। जब आप सिस्टमैटिकली कुछ मरीजों को देते हैं, कुछ को नहीं देते, फिर उसका डेटा एनालाइज करते हैं, तो यही चीज हर ये बीमारी नहीं है, ये वायरस नया है, लेकिन इवेल्युएट करने का तरीका नया नहीं है। हमने और वायरसेस के खिलाफ भी इसी तरह दवाइयां निकाली गई हैं, इसी तरह इलाज निकाले गए हैं। तो यही सिस्टम चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्पीड अप, बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ अप्लाई किया जा रहा है। तो उस रफ्तार के बावजूद भी कुछ एक नेचुरल पीरियड होता है, कुछ नेचुरल अनसर्टनिटी होती है। उस अनसर्टनिटी के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि 2 हफ्ते भी हो सकता है, और 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसी हवाले से एक और भी सवाल है कि अब ये जो वक्त का तो अभी पता नहीं है, आपने कहा 2 हफ्ते भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है, तो अब जब तक क्या करें? क्या लॉकडाउन में बैठे रहें? देखिए, उसके तरीके हैं। तो एक तो पहली बात यह है कि लॉकडाउन जो है वो आपने एक जरूरी था, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक मुस्तकिल हल नहीं है, और बल्कि मुस्तकिल भी से उस वक्त तक के लिए भी हल नहीं है जब तक वैक्सीन आती है। तो जब वैक्सीन आएगी तो ठीक है, आपके पास एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन ये मीडियम टर्म में क्या करें? तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ चीजें हैं जो एपिडेमियोलॉजिस्ट, मेरी ट्रेनिंग एपिडेमियोलॉजी में भी है, यानी वबाओं का जो माहिरीन होते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, उन्होंने और इकोनॉमिस्ट ने कुछ तरीके निकाले हैं। पहली बात यह है कि आपको टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, अब से बहुत ज्यादा। लेकिन टेस्टिंग सिर्फ अकेले एक वो कोई एक नुस्खा नहीं है कि जिससे सब चीजें सही हो जाएंगी। टेस्टिंग के साथ एक चीज कहलाती है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मतलब ये है कि आपके अस्पताल में कोई साहब आए या साहिबा आई, उनको आपने उन अलामात के साथ आए कि जिन जो कोरोना वायरस की हैं, तो आपने उनको टेस्ट किया, टेस्ट में वो आए पॉजिटिव, उसके बाद ये हो गया टेस्टिंग पॉइंट। उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आपने उनसे एक फॉर्म होता है, WHO का भी फॉर्म होता है, पाकिस्तान में भी एक फॉर्म होता है, जिसमें आप लेते हैं, एक मुख्तसर फॉर्म होता है कि जिसमें आप कहते हैं कि आपने किन किन से कॉन्टैक्ट हुआ, और कॉन्टैक्ट की भी डेफिनेशन होती है। एक होता है 10 मिनट का तक आपका सामना होता है, अमेरिका में उसे 5 मिनट का थ्रेशोल्ड होता है, ये 5 से 10 मिनट के बीच में उसको कहते हैं कि आपका ऐसा इंटरेक्शन हुआ जिससे आपने किसी से गुफ्तगू की, किसी के साथ से गुजर गए तो वो बात नहीं होती, लेकिन किसी से थोड़ा सा भी 5 से 10 मिनट का भी इंटरेक्शन होता है कम से कम, तो फिर आप उसको लिख लेते हैं। फिर आप उन साहब या साहिबा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास आपको अलामत तो ऐसी नहीं है। अगर उनके पास अलामत नहीं होती, लेकिन कंफर्म्ड केस के जो कांटेक्ट हैं वो, तो आप उनको कहते हैं क्वारंटीन। 14 दिन के लिए उनसे कहते हैं भाई आप अपने घर में रहें, आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब किसी भी काम के लिए भी जो अभी भी कुछ थोड़ी थोड़ी इजाजत है वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको अलामत होती हैं तो फिर आप उनको भी टेस्ट करते हैं। जब आप उनको टेस्ट करते हैं तो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, फिर आप उनको भी क्वारंटीन करते हैं 14 दिन के लिए। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर आप उनके भी कांटेक्ट को वो करते हैं। एक इसी पूरी तरह चेन है सर, ये तो पूरी ट्री है सर। तो जब तक आपकी एक तरीका ये है कि जब आप इतनी कैपेसिटी बढ़ा लें कि आप कांटेक्ट ट्रेसिंग चले, अगर आपके पास टेस्टिंग भी नहीं है, अलामात की बुनियाद भी कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है वो टारगेटेड हो जाता है। जब आप एक कैपेसिटी हो गई कि आप ये टारगेटेड कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिस्ट्रिक्शंस को कम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब,
सॉरी टू कट यू ऑफ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, छोटा सा वक्फा। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। चलते हैं डॉक्टर साद उमर के पास। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि एक पूरी चेन है, एक पूरी ट्री बनती है कि जो पॉजिटिव आए फिर उनके फिर कॉन्टैक्ट को ट्रेस करते हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये भी एक कोई आसान तरीका नहीं है, ये भी एक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी कि पूरी तो आप एक इन्वेस्टिगेशन, एक ट्री पे ट्री आप खुलती चली जाएगी। तो ये भी कोई ऐसा कोई मतलब ये भी कोई आसान हल तो ये भी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि मतलब एक जो सिचुएशन है इसमें हम आ गए हैं। मेरा अब आपसे जो एक सवाल है वो ये डॉक्टर साहब कि ये इसकी वार्निंग्स थी। बिल गेट्स साहब की भी वीडियो है, उससे पहले प्रेसिडेंट बुश की वीडियो है कोई 2005 की लगभग, जिसमें वो इसकी वार्निंग्स दे रहे हैं। आप WHO से भी मुंसलिक रहे, तो डॉक्टर साहब इसको फोर्स ही क्यों नहीं किया है? यानी कि इस वक्त हालत ये है कि टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है। इस वक्त हालत ये है कि जो अस्पताल में जो PPE होता है, डॉक्टर्स को जो चाहिए होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वो उनके पास मौजूद नहीं है। वेंटिलेटर्स की कमी है। इन सब चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों नहीं की गई कि भाई अगर ऐसी कोई वबा आ जाए तो हमारे पास ये PPE जो मास्क और ये सारी चीज़ें हों, हमारे पास टेस्टिंग किट्स हों, कुछ नहीं तो वेंटिलेटर्स हों हमारे पास, किसी चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, मतलब कि वो सीरियस नहीं लिया गया और उससे पहले कुछ दिन पहले एबोला और ये सब चीज़ें एक तरह की साइंस से हमारे लिए? देखिए, ये एक तो हम जैसे लोग जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इन वबाओं पे काम करते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं, उनके लिए ये सरप्राइज नहीं था। उनके लिए कुछ सरप्राइजेस हैं इसमें। एक सरप्राइज ये था कि अमेरिका का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रिस्पांस होगा खासतौर पे वो बेहतर होगा जितना अभी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये कि एक वबा और इवन कोरोना वायरस की वबा निकलेगी, ये नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते किस साल किस महीने निकलेगी। लेकिन कुछ वायरसेस होते हैं, आपको पता है कि चमगादड़ों में ये वायरस है, ये जंप कर सकते सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जंप कर सकता है। और या फिर दूसरा जो है, हम फ्लू को क्योंकि वो म्यूटेट इतना करता है, हमारे उसको लिए अलर्ट होते हैं। उसके अलावा भी कुछ वायरसेस हैं। तो ये चीज जो है सरप्राइज नहीं थी। और काफी लोग पहले से कह रहे थे। लेकिन ये एक चीज नेचुरल होती है, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, हुक्मरान जो होते हैं, हुकूमतें जो होती हैं, उस वक्त तक उस चीज पे अटेंशन नहीं पे करती जब तक ये उनके दरवाजे तक ना आ जाए। ये ट्रूथ ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये अमेरिका की भी बात है। हालांकि दो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में और बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे फोकस किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी प्रिपेयर्डनेस नीचे चली गई। तो ये चीज नेचुरल है। लेकिन जो चीज उससे ज्यादा मायूस कुन है कि जब ये आ गया था, जब ये चीज जंप हो गई थी। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब पहला केस आइडेंटिफाई हुआ, जब रिपोर्ट हुआ अमेरिका में, उसके 2 दिन के अंदर मेरा एक कॉलम आया न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसका टाइटल था, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आउटब्रेक और इज अमेरिका प्रिपेयर्ड फॉर दिस आउटब्रेक। उसके नेक्स्ट लाइन में था नो। तो यानी उसमें उस बात पे भी एक केस के ऊपर हमने ये चीज उसकी प्रिडिक्शन की थी कि देखें ये, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो लग रहा था कि ये आगे फैलेगा। पहला केस अमेरिका में, मतलब दुनिया में, चाइना में ये हो रहा था 2-3 हफ्ते से, लेकिन वहां पे भी इतने कोई हजारों, 10,000, 20,000 केस नहीं थे। उसकी वजह से जो चीज पाकिस्तान के पास, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बॉट सम टाइम, कि जो चीजें कुछ सोशल डिस्टेंसिंग हुई थी अर्ली ऑन, उसने, और जब पूरी दुनिया ने सोशल डिस्टेंसिंग लगाई और इस ट्रांसमिशन को थोड़ा कंट्रोल किया, और हमारे पास डेटा है कि उस सोशल डिस्टेंसिंग का असर हो रहा है, उससे पाकिस्तान में इंपोर्टेशन थोड़ी कम हुई। अब उस टाइम को कैसे यूज करते हैं, ये हमारे हाथ में। अमेरिका में उस टाइम को इफेक्टिवली यूज नहीं किया, और पाकिस्तान में किस तरह यूज करेंगे, ये हमारे हाथ में। तो यानी कि डॉक्टर साहब, मेरी जो कंक्लूजन है वो तो ये है कि दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो सुपर पावर्स थी, उनका बिल्कुल नॉन सीरियस किस्म का एटीट्यूड था। जंगे करने के लिए टैंक्स भी हैं, वेपन्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, दुनिया को 100 दफ़ा की डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। मतलब मैं तो अंदर से जला हुआ हूँ, मतलब बहुत कहना दिल में फांस सी चुभी हुई है कि
क्या किया हमने, मतलब हमने न्यूयॉर्क में जो बुरी हालत है लोगों की, पूरी दुनिया में बुरी हालत है, पूरे अमेरिका में बुरी हालत है, और आप सुपर पावर थे, आपने इतने सारे वेपन्स बना डाले, लेकिन आपने जो है जखीरंदोजी वेपन्स की तो की, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए थे, वेंटिलेटर तो बड़ी बुनियादी सी चीज़ है, ये हो गया। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो थे डॉक्टर्स के, वो नहीं दिए, कुछ नहीं किया। मतलब मैं वाकई में बड़ा इस वक्त जो है ना, बड़ा दुखी एक सिलसिला है, क्योंकि दुनिया तब्दील हो गई है। यानी कि एक 9/11 मैंने अपनी जिंदगी में, जब हम छोटे थे, नए नए कॉलेज में आए थे, उस वक्त हमने जो है 9/11 देखा था। ये तो 9/11 से कहीं ज्यादा, 100 गुना ज्यादा है, कि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, उससे कहीं ज्यादा लोग मर गए, और ये डेली है 9/11। ये तो एक दिन का था, कि डेली का सिलसिला है। लेकिन डॉक्टर साहब आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, आपने पाकिस्तान को आप वॉच भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक जो सिलसिला है, कि कुछ लोगों का अब ये कहना है कि जिन लोगों को, शायद अब आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं मुझको, लेकिन एक सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में कि जिन लोगों को टीबी के टीके लगे हुए हैं, वो उनका इस पे कोरोना का असर उन पे नहीं होता है। किसमें कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, ये एक सिंपलिस्टिक पर्सपेक्टिव है जो सही भी हो सकता है, लेकिन अभी इतना डेटा नहीं है हमारे पास। और लोगों ने क्या किया है, जो इसकी जो बेसिस आई है, वो एक ग्रुप है डेनमार्क में, जिसने काफी अरसे पहले स्टडीज की थी गिनी बसाओ में। उनके पास आया कि जिनके पास बीसीजी होता है, जिनको बीसीजी लगा है, उनके पास ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी होती है वायरल डिजीजेस की। ये उनका हाइपोथेसिस था। उन्होंने कुछ इब्तदाई स्टडीज की थी। उसके बाद कुछ लोगों ने अपने कंप्यूटर पे, अपने डेस्कटॉप पे बैठ के और अपने लैपटॉप पे बैठ के ये एनालिसिस किया कि जिन मुल्कों में बीसीजी थी उनमें क्या असर, उनमें क्या रेट्स थे, और जिन मुल्कों में नहीं थी उनमें क्या रेट्स थे। ये पिछले 2-3 हफ्ते में हुआ। वो बड़ा फ्लॉड एनालिसिस है, बड़ा, बिकॉज मुल्क के लेवल पे एनालिसिस करना थोड़ा सा खतरनाक होता है, इन सेंस के उससे आप देखें, अगर आप जर्मनी और अमेरिका को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, जर्मनी ने 5000 चीजें और भी की हैं, या कोरिया ने 5000 चीजें और भी की हैं, बीसीजी एक चीज नहीं है। तो ये काफी कंफाउंडेड एनालिसिस है। लेकिन तो उसके ऊपर फोकस करना कि जिस मुल्कों में हुआ था, जिस मुल्कों में नहीं हुआ था, ये थोड़ा सा फ्लॉड तज्जिया है। लेकिन पुरानी स्टडीज के ऊपर देखना, कि जो पुरानी गिनी बसाओ में स्टडीज हुई थी, पीटर एबी एक साहब हैं, उन्होंने और उनके ग्रुप ने स्टडी की थी, उसकी बेस पे के ब्रॉड बेस्ड वायरल इलनेसेस पे ट्रायल, कि ब्रॉड बेस्ड वायरल इलनेसेस के ऊपर उसका इफेक्ट उन्हें, वो भी बिल्कुल इब्तदाई स्टडीज थी। तो उसके बाद क्या सोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग को इतना बड़ा चीज हो रही है, तो व्हाई नॉट ट्राई इट। ठीक है, तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप एक वैक्सीन ट्रायल करें जल्द से जल्द, और वो जल्द से जल्द वाली ट्रायल हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो उसका अगर नतीजा सामने आता है, और वो जल्द से जल्द सामने आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि इस हाइपोथेसिस में, इस थ्योरी में कितनी सदाकत है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान में जो रेट है, यानी जो लोग टेस्ट हो रहे हैं, उनका उनमें जो पॉजिटिव लोगों का रेट है, वो तकरीबन 10% है। तो ये बड़ा अलार्मिंग है कि 10% लोग, क्योंकि अभी तो चक्कर ये है कि पता ही नहीं है डेटा, कितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं, पता ही नहीं है। तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है। आप क्या 3 सजेशन, क्योंकि देखें पाकिस्तान में जो हुकूमती इदारे भी हैं, वो भी आप जैसे लोगों की ही एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं ऑन डिसीजन मेकिंग। क्या 3 चीजें आप पाकिस्तान की हुकूमत को आप रेकमेंड करेंगे इस वक्त? देखिए जी, 2-3 चीजें हैं। तो ये मेरा प्लान जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में भी छपा, और बाकी और और हुकूमतों को भी एडवाइस किया। पहली बात ये है कि देयर इज नो वे आउट, आपको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन टेस्टिंग के साथ आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अर्ली आइसोलेशन एंड क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्कफोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। आपके पास अगर टेस्ट नहीं है, तो आप सिम्टम के बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल इनपुट चाहिए होगी आपको। उसके लिए, उसकी बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं, वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप या किसी को आप टीचरों को लाते हैं उसमें, या फिर आप पाक फौज के साथ आप ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि ये चीज ट्रेनेबल हैं लोग, कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग में टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। लेकिन हम भी फील्ड वर्कर्स को ट्रेन करते हैं अपनी रिसर्च स्टडीज के लिए।
पाकिस्तान में भी रिसर्च स्टडीज हैं, मेरी ग्वाटेमाला में भी रिसर्च स्टडीज हैं, अमेरिका में भी रिसर्च स्टडीज हैं। जब हम फील्ड वर्कर्स को ट्रेन करते हैं टेस्टिंग के लिए, वो हम आराम से कर सकते हैं कि जिस तरह हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, वो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो पहली बात है टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दूसरी चीज ये है कि ये चीज लोग उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं करते कि घर के अंदर और जो खानदानों में, एक भी घर में, एक मकान में भी ना रह रहे हो, उसमें जो फैलने का खदशा काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप जितना भी बाहर इंटरेक्शन करें, आपका घर में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। चाइना में जब उन्होंने तकरीबन 72,000 लोगों का डेटा एनालाइज किया, तो उनको ये पता चला कि 64% और 64% जो ट्रांसमिशन हुई थी वायरस की, वो कहते हैं फेमिलियल क्लस्टर्स, यानी घरानों में हुई थी। एक घर में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके चाचा या कजन वगैरह भी हैं, उन क्लस्टर्स में हुई थी। तो एक तो पहली बात यह है कि अगर आपका ये हो रहा है, तो उसके लिए एक गाइडलाइंस हैं WHO की भी, और CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका में जो है, उनकी ओवरलैपिंग गाइडलाइन है। उसकी बेस पे आपको एजुकेशनल कैंपेन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी कि घरों में कैसे आप कम करें। उसके तरीके होते हैं, वो जीरो नहीं होती, क्योंकि हमारे तो बुजुर्ग और आप छोड़ तो कितनी कहीं जा सकते हैं ना, आप उनको, आपको अपने पैरों का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन किस तरह सेफली करें। ये तो नंबर 3 जो है वो है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इलाज इसका वैक्सीन है, मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है, लॉन्ग टर्म हर्ल जो है वो वैक्सीन है। लेकिन वैक्सीन आने से पहले आपको 1000 चीजें करनी होती हैं। आपको अपना सिस्टम तैयार करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है, आपको लॉजिस्टिक्स, और आपको निगोशिएट करना पड़ता है वर्ल्ड बॉडीज से। आपको अपनी फाइनेंसिंग अरेंज करनी पड़ती है। अगर आपको इमदाद के तौर पे भी आ रही है, तो आप वो निगोशिएशन आपको कोई करने से नहीं रोक रहा, क्योंकि वर्ल्ड बॉडीज अभी तैयार होना हो रही हैं, अभी वो कर रही हैं। तो आप, ताकि जब वैक्सीन अवेलेबल हो, आपको 6 महीने 8 महीने मजीद ना लगे आपको अपनी लॉजिस्टिक्स प्रिपेयर करने में। तो ये 3 चीजें हैं जो आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, एक और जो लोगों के जो कुछ सवाल थे वो अब मैं उनकी तरफ चला जाता हूँ। सवाल नंबर 1 ये था कि ये मैं बाहर वॉक पे जाता हूँ, तो मुझे अब ये डर है कि अगर ये हवा में भी ये रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे दूर वॉक कर रहे होते हैं और हवा चल रही होती है, तो ये हवा में कितनी देर रहता है ये इसका जो जर्म है? हवा में इनसाइड और आउटसाइड में फर्क है। इनसाइड थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन जो बाहर जो है, क्योंकि हवा इतनी ज्यादा, जिस तरह आप देखें धुआं जो होता है अंदर ज्यादा टाइट होता है, बाहर जाएं धुआं फैल जाता है जल्दी। तो उसी तरह बाहर जाएं, ज्यादा ऐसी जगह पे ना जाएं कि जहां पे लोग पास पास हो। अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, अपने खानदान जिनके साथ आप ऑलरेडी क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, खवातीन हजरात, बच्चे वगैरह, एक ही साथ अपने झुंगटे में रहें, वॉक करें, और उसके बाद लेकिन दूसरों से दूर रहें। 6 से 8 फुट का फासला रखें। इस तरह आप आराम से वॉक के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अगला जो सवाल है कि जी मैं जब बाहर से सौदा लेकर आता हूं, तो जो सरफेस है, यानी कि थैलियां हैं और जो बाहर से ग्रोसरी आ रही है, उस पे ये ड्राई सरफेस पे कितनी देर तक लास्ट करता है? क्योंकि फिर मैं लाता हूं तो मुझे फिर चीजें धोनी भी पड़ती हैं। मुझे डर लग रहा है कि मैं कब इसको इस्तेमाल करूं, ग्रोसरीज को, कि नहीं करूं। नहीं, ये बात अच्छा सवाल है। लेकिन जो पोरस सरफेस होती है ना, जो स्टील और प्लास्टिक होता है, जो सॉलिड प्लास्टिक होता है, उस पे रहता है कुछ दिनों तक। लेकिन वो भी एक्सपोजर के पास, वो भी थ्योरेटिकल, मतलब अगर उन्होंने लैब के अंदर स्टडी की है तो उसमें ये रहता है। जो पोरस सरफेस है उस पर कम रहता है, जो आपका सब्जी वगैरह होती है उस पर कम रहता है। तो आपकी जो पैकेजिंग, उसका तरीका ये है कि आप ले आएं, जो उसकी थैलियां वगैरह हैं उसे आप फेंक दें, अपनी जो बास्केट वगैरह है उसमें डालें, फिर उसके बाद आप धोएं, उसके बाद आप हाथ धो लें। लेकिन हाथ वो 20 सेकंड वाले प्रॉपरली, और हाथ धोते रहें। सो इस तरह आपका रिस्क कम होता जाएगा। ठीक। अगर आपको ज्यादा एहतियात करनी है, जो सरफेस पे आपने लाके रखा है उसको आप साफ कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी के सवाल, और बिल्कुल 2 मिनट रहेंगे इसमें, मैं चाहूंगा आप रैपअप भी कर दें। आखिरी एक 2 सवाल हैं, दोनों में एक साथ ही पूछ लेता हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। पहला ये कि इंसान की जो तारीख है 7000 साल की, तो 7000 साल में क्या ये कभी पहले नहीं आया कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई? सवाल ये। और अगला जो सवाल है वो इस हवाले से है कि डॉक्टर साहब, ये तो चलें अभी हम इस वक्त जो है इसे डील कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई अगली भी कोई वबा फैल सकती है? समझ लें कि ऑन टॉप ऑफ व्हाट वी आर ऑलरेडी फेसिंग, एक नई अगर वबा आ गई तो फिर तो हमारा तो बड़ा हशर नशर हो जाएगा। देखिए, 2 चीजें हैं। हाँ, कि अगर जो इम्यूनिटी है, नो डाउट कि हमें पहले भी कोरोना वायरस इंसान की तारीख में आए होंगे, लेकिन वो नस्लें चली गई हैं।
तो जो इम्यूनिटी होगी वो उनके साथ चली गई है। तो वो जो तो लेकिन ये वाला इस हमारे पास और सीजनल कोरोना वायरस फैलते रहते हैं, 4 मेजर हैं, वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। सार्स आया, वो चला गया, हमारी ही मतलब 10-20 साल पहले, 15 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। ये भी लेकिन जो नया आया है इसके खिलाफ ज्यादा इम्यूनिटी नहीं है पहले से, क्योंकि ये नई जंप है चमगादड़ों से इंसानों में। तो चमगादड़ से किसी और जानवर में हुआ जो हमें पता नहीं किस बीच वाले जानवर में हुआ, उसके बाद इंसानों में गया। तो ये तो उसकी बात है। दूसरा आपका सवाल क्या था? आपका मैं थोड़ा सा भूल गया कि सवाल कि अभी तो ऑलरेडी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, आप समझते हैं कि कोई अगली भी कोई वबा है जो आ सकती है ऑन टॉप ऑफ कोरोना, जिसके लिए हम शायद तैयार बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, देखिए, एक कंसर्न है हमें जेन्युइनली। वो कंसर्न ये है कि जो वबाई अमराज से बचने के जो टीके हैं, खासतौर पे मीजल्स के, खसरे के जो टीके हैं, वो क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो उस वैक्सीनेशन एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो गई हैं। उसकी वजह से हमें इस बात का खदशा है कि जब लोग दोबारा मिंगल होना शुरू हो जाएं तो 1-2 केस फिर बहुत जल्दी फैलते हैं। तो ये खदशा है। तो कोई हमें जरूरी नहीं है कि बाहर से नए कोई चमगादड़ से वायरस आए। जिस चीज का हमें खदशा है वो फिलहाल ये है। पर इसका मतलब नहीं कि हम इसको काउंटर नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग ईज हो तो आप ऐसा ना हो कि चादर आप ऊपर से ले रहे हैं तो पाँव खुल जाए, पाँव से आप कवर कर रहे हैं तो सर खुल जाए। तो आप इस तरह हुकूमत को प्लान करना पड़ेगा कि जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग हो तो आप एक कैचअप करें कि जो बच्चे रह गए हैं और वैक्सीनेशन से जिनकी वैक्सीन और टीके मिस हो गए हैं उनको फौरन मिल जाए ताकि एक नई वबा हमारे सर पे ना पड़े। ठीक है डॉक्टर साद उमर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त निकाला, वक्त दिया हमको। आने वाले दिनों में फिर शायद हम आपसे दरख्वास्त करें, जो सिचुएशन तब्दील हो रही है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट तब्दीली की तरफ डॉक्टर साहब जा रहे हैं, नई डेवलपमेंट भी हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका ट्रीटमेंट आए और जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, वो जिसमें सफ़र कर रहे हैं, ये सफरिंग कम हो। ख़वातीन ज़रा छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और फिर कुछ सियासी मामला में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। बात करते हैं अमेरिका की अब जो सियासत है। कोरोना भी अमेरिका की सियासत का एक हिस्सा बन चुका है। अमेरिका की सियासत का, अमेरिका के जो आने वाले इलेक्शन है उस पर कोरोना का बहुत असर होने जा रहा है। सदर ट्रम्प के ऊपर ये उंगलियां उठ रही हैं कि इन्होंने इसको मैनेज नहीं किया। आपने अभी कुछ देर पहले जो एक्सपर्ट से सुना, उनका भी कहना ये था कि जो एटीट्यूड था बहुत नॉन सीरियस था। एक तो ये कि तैयारी नहीं की गई अमेरिका में, और ना सिर्फ ये कि जब तैयारी तो चलें छोड़ें, लेकिन जब ये वबा चीन में आ गई थी उसके बाद भी कोई इक़दाम नहीं लिए गए और उसको फैलने दिया गया। तो ये इसका इलेक्शन में जो है ये मामला काफ़ी उठेगा, और जो सदर ट्रम्प के जो मुखालिफ जो बाइडन साहब हैं वो उसको यकीनी तौर पे बहुत उठाएंगे और ऑलरेडी उठाया जा रहा है। मिसबा साहब से बात करते हैं। डॉक्टर मिसबा आजम हमारी टीम का हिस्सा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर। ये ट्रम्प साहब ने तो कहते हैं ना बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं तो दिल जला हुआ बहुत ज़्यादा, बेड़ा गर्क कर चुके हैं मुल्क का। क्या इनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ये तो मेरे ख्याल से डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि ये इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? फराज, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका लेने का। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया बहुत शॉर्ट नोटिस पर। मुझे नहीं लग रहा कि अब ट्रम्प साहब के लिए आसानी है जीतना, क्योंकि आप देखिए जैसे कि आपने कहा कि वो अगर तो कोरोना वायरस में ज़्यादातर लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं तब उनके लिए मसला है, और अगर नहीं होते अफेक्टेड तब उनके लिए मसला है। तो अब एक तरह का समझिए कि ज़रा मुश्किल हो गया है, और देखते हैं जो बाइडन साहब किस तरह से प्ले करते हैं सारी चीज़ों को, और आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि किस तरह। और अब नहीं आप बोलें या कुएं और खाई का मसला है, जिसे कहते हैं ना कि डेवल और द डीप ब्लू सी के केस में ये फंस गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और अगर जरा हाँ डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो अब देखते हैं कि क्या होता है कि अब ट्रम्प साहब तो
को तो फेस करना होगा जो बाइडेन साहब को, और इनका एक एटीट्यूड भी थोड़ा डिफरेंट है, ये ज़रा डिफरेंट है, ज़रा वॉशिंगटन पॉलिटिशियन है, तो इस दौर में आवाम जो है चाहेगी कि कोई सीरियस आदमी हो, स्पेशली आफ्टर कोरोना, कि कोई ज़रा सीरियस आदमी हो जो कि चीज़ों को आगे बढ़ा सके। इकनॉमिक प्रॉब्लम होगा, और हमारे जो बाइडेन साहब हैं वो पुराने पॉलिटिशियन हैं, जबकि बर्नी सैंडर्स, मैंने भी सपोर्ट किया था बर्नी को, लेकिन ये है कि वो एक नए टाइप के पॉलिटिशियन है, जो कि अच्छी चीज़ है, वो चीज़ें आनी चाहिए अमरीकी सियासत में, लेकिन नहीं, वो समझिए। अच्छा सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बर्नी सैंडर्स साहब तो आप जा चुके हैं सर। सवाल ये है कि एक और चक्कर है, जिन स्टेट्स में कोरोना सब में ज़्यादा फैला है, यानी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वो सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, उसमें कैलिफोर्निया भी शामिल है सर, वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने वैसे ही नहीं जीतनी थी, क्योंकि वो तो वैसे ही डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, चाहे वहां पर कोरोना नहीं आता, वो तो उन्हें जीतनी ही नहीं थी। लेकिन जो दूसरी जो स्टेट्स हैं, जो कि रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, जहां से ट्रम्प साहब ने जीतना है, वहां पर तो कोरोना भी इतना नहीं फैला है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप ज़रा देखिए कि अगर 2016 के इलेक्शंस पर आप नज़र दौड़ाएं तो ट्रम्प साहब कुछ ऐसी स्टेट्स में भी जीते थे जो कि प्रीडोमिनेंटली डेमोक्रेट की स्टेट्स होती थी, और रीज़न ये थी कि उस ज़माने में, जैसे हमारे दोस्त और हमारे उस्ताद आदिल नजम साहब फरमाते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ द नॉन पॉलिटिक्स की तरह का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ था, और उस ज़माने में बहुत सारे लोगों ने जो कि स्लाइटली इंक्लाइंड तो थे डेमोक्रेट की तरफ, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रम्प साहब को वोट दिया। और अब जो है ये सिचुएशन शायद बदल जाए, और जो ये लोग हैं जिन्होंने पहले ट्रम्प साहब को वोट दिया था, उनमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो जो बाइडेन साहब की तरफ मदु हो जाए, माइल हो जाए। ठीक है मिसबा साहब, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, और हमें अपने सवालात से, हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिएगा। दुआ गो हैं कि हम अपनी मसाजिद में भी वापस जाएं, जुमे के खुतबात भी सुनें, अपने इज्तिमात में भी वापस जाएं, शादियाँ में भी शिरकत करें, खुशी के लम्हात में साथ हों, वापस उसी तरह रेस्टोरेंट्स में बैठें, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाएं, बच्चे वापस स्कूल जाएं, हम वापस अपनी नौकरियों पे जाएं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए बेहतर होगा, और जल्द अज जल्द जो है इस वबा से हमें छुटकारा मिलेगा। फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।